जनाब मोहसिन नकवी साहब का। और मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान की बहनों को, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, सबको उन्होंने रगड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खूबसूरती और खूबी ये है कि इससे हमें जनरल आसिम मुनीर का जो ज़हन है इमरान खान के हवाले से, उससे समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसके जवाब में चूँकि उन्होंने बाकी सबको रगड़ा, तो फिर इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, इमरान खान की बहनों ने, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अलग-अलग से अपना बयानिया जो है वो मीडिया और दुनिया के सामने रखा। अभी सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने है, लेकिन सबसे पहले हमें आगाज़ करना चाहिए मोहसिन नकवी साहब की पोज़ीशन से। मोहसिन नकवी साहब ने बैंक अपॉन किया उस मेडिकल रिपोर्ट में, जिसके लिए चंद डॉक्टरों की, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ से था और शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, ज़बरदस्ती बेचारे लाए गए होंगे पाकिस्तान में जो जबर के हालात हैं, उनसे एक मेडिकल रिपोर्ट इशू करवाई गई ग़ालिबन 15 तारीख की शाम में। और उस मेडिकल रिपोर्ट को फिर 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है बड़ी महंगी सी, वहाँ पे मेजर याहिया आफरीदी साहब जो हैं उनके सामने ये रिपोर्ट रखी गई। उसके बाद इसको पब्लिक कर दिया गया। और इस रिपोर्ट के हवाले से फिर 15 तारीख की शाम को महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास जो हैं उनको भी इन डॉक्टरों से उनकी जो है वो ब्रीफिंग करवाई गई। इस रिपोर्ट के ऊपर मोहसिन नकवी ने बैंक अपॉन किया। मोहसिन नकवी ने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, अच्छा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका जवाब दिया जिसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स ने देखा इमरान खान को 15 तारीख को, उन्होंने ये रिकमेंड ही नहीं किया कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, वरना मैंने पहले कमेंट किया था। बिकॉज़ उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने तो कहा था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स मुसलसल कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यही चीज़ आपको पता है कि तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कही थी, इससे मिलती-जुलती चीज़ जो है अता तारा ने भी कही थी। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने उसका जवाब ये दिया कि अगर डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते, लेकिन चूँकि डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया ही नहीं। इससे आपको बहुत बेहतर अंदाज़ा होना चाहिए कि ये बेचारे मज़लूम मासूम डॉक्टर्स जो हैं शिफा जो लाए गए, इसे कहते हैं पिम्स के और शिफा आई ट्रस्ट के, इन बेचारों के अब कितने बुरे हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब डॉक्टरों के कितने बुरे हालात हो चुके हैं। ये जो डॉक्टरों के कितने बुरे हालात हुए हैं पाकिस्तान में फिजिशियंस के, इसको समझने के लिए इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि जब पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया की खूंखार फ़ौजें एक दूसरे से लड़ रही थी, तो भी डॉक्टर्स जो थे ना, जो जर्मन डॉक्टर्स थे और जो एलाइड फोर्सेस के डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर कभी ये प्रेशर नहीं था कि तुमने दुश्मन के कैप्चर्ड सिपाही को मार डालना है, या तुमने उसको अज़ियत देनी है, या उसको टॉर्चर करो, या उसको फलां किस्म का टीका लगा दो। मतलब आप बेतहाशा आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं, फ़िल्म देख सकते हैं। बेतहाशा ये चीज़ डॉक्यूमेंट है कि कैसे अगर डॉक्टर्स के ऊपर कोई कमांडिंग ऑफिसर या कोई गैरिज़न कमांडर या किसी जगह पे एक फोर्स कमांडर प्रेशर डालता भी था, तो डॉक्टर्स के पास इतनी मॉरल अथॉरिटी थी और इतनी स्पेस थी कि वो इवन नाज़ी जर्मनी की फोर्सेस को शट अप कॉल दे सकते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कि हकीकत है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नाज़ी जर्मनी की तरह के हालात की तरह के इस वक़्त हो चुके हैं। क्योंकि मतलब अब किसी को सुनने वाले को लगेगा कि मैं कोई बड़ी एग्ज़ैजरेशन कर रहा हूँ। नाज़ी जर्मनी में भी डॉक्टरों से ये चीज़ नहीं करवाई जा रही थी, जो पाकिस्तान में बेचारे डॉक्टरों के हालात हैं। तो उन्होंने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली को ऑफ़र की गई थी कि 2 बजे, ढाई बजे आप आ जाएँ, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा बन लें। वो पता नहीं फैमिली का कौन साहब ऐसे हैं जिनको 99.99% पाकिस्तानी इमरान खान की फैमिली के इस कैरेक्टर को जानते ही नहीं है, जिनको मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हमने ऑफ़र की थी कि उनको बुला लें। इससे पहले फैमिली की तरफ से ये पूरी वज़ाहत सामने आ चुकी है कि अलीमा पे इनको एतराज़ था, उज़मा पे इनको एतराज़ था, नौरीन पे इनको एतराज़ था, डॉक्टर फैसल सुल्तान के ऊपर और जो आसिम यूसुफ के ऊपर इनको एतराज़ था। फिर जब ये रिकमेंड किया गया कि चलें डॉक्टर उज़मा और नौशरमा बरकी जो हैं उनको कर लें, उन पे भी एतराज़ था। फिर इन्होंने खुद से रिकमेंड किया कि फलां साहब को भेज दें, और फिर फैमिली की तरफ से जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। जिस चीज़ को पर्टिकुलरली तौर पे मोहसिन नकवी ने एक्सप्लॉइट किया, वो था कि हमने महमूद खान 15 तारीख की शाम में महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की पिम्स हॉस्पिटल में इन डॉक्टर्स के साथ जिन्होंने इमरान खान का मुआयना करवाया, उनसे हमने उनकी मुलाकात कर दी थी। अच्छा, उसके बाद ये सही है कि राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ने भी कोई खासी अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट थी। पता नहीं बेवकूफ़ बन गए दोनों ने ट्रस्ट किया, उनकी मजबूरी थी ट्रस्ट करना, या उनको कुछ और बताया गया, क्या हुआ। लेकिन जब उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर्स की बातों पे यकीन करने का इंदिया दिया, तो वो बड़ा एक लो पॉइंट था महमूद खान अचकज़ई साहब की सियासी ज़िंदगी में और राजा नासिर अब्बास साहब की सियासी ज़िंदगी में। और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें एहसास होगा कि हमें इस्तेमाल कर लिया गया। इस्तेमाल अगर नहीं कर सके तो इमरान खान की बहनों को इस्तेमाल ये नहीं कर सके। फिर उन्होंने इस चीज़ का भी कहा कि इमरान खान के जो ज़ाती मालिज हैं फैसल सुल्तान साहब और आसिम यूसुफ जो हैं, उनको भी टेलीफोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस लिया गया था डॉक्टर्स ने, जब इमरान खान का मुआयना कर रहे थे और 40-45 मिनट उनके साथ बात हुई थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि डॉक्टर आसिम यूसुफ ने तकरीबन 3 मिनट की या ढाई मिनट की एक वीडियो फौरी तौर पे करके 16 तारीख को इस चीज़ की वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें बताने की कोशिश की गई डॉक्टर्स की तरफ से। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पॉइंट है कि ना हम इसको अफर्म कर सकते हैं, ना हम इसकी तायीद कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं, ना ही हम इसे रद्द कर सकते हैं, बिकॉज हमने ज़ाती तौर पर इमरान खान को नहीं देखा और हमें ज़ाती तौर पर उन पर कोई एक्सेस नहीं। ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें एक जगह पे ये भी है कि राइट आंख उनकी अनएडेड जो है वो 6/24 है। अगर 6/24 को भी आप ले लें, मैंने वैसे डिस्कस भी किया था डॉक्टर आहद काजी के साथ, तो ये 1/4 बनता है। इसका मतलब ये भी यही कह रही है कि
25% जो है उसके अंदर बेनाई है। तो इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि 15% जो है वो बेनाई एग्जिस्ट करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको ज़हन में रखें तो। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग बहुत ही जो अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ हुई इस टाइम पीरियड में कि हम मेरे बदकिस्मती से ऐसे वीडियो कमेंट्स देखे हैं जो सलमान अकरम राजा साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने किए हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट शो की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बेनाई इतनी ठीक हो गई है कि वो ना सिर्फ टाइम देख सकते हैं बल्कि घड़ी की सुइयों जो है उनको भी मूव करते हुए डिस्टेंस से देख सकते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट थी, इसका मैं मज़ीद अभी ज़िक्र करूँगा। ये वो सारी सूरत हाल है जिसका अलग-अलग से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने और इमरान खान की हमशीरा जो हैं बहनें, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें इमरान खान के मालिज मौजूद नहीं थे, इमरान खान की फैमिली वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट को रद्द कर दिया। एंड एज़ ऑफ नाउ तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीटीपी और इमरान खान की बहनों की डिमांड अभी भी यही है कि इमरान खान को इस्लामाबाद के टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जिसके अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, हार्ट, किडनी, ब्लड, फिजिशियन, सर्जन, और वहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया जाए ताकि उनका एक पूरा का पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो हो सके। ये और बात है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जिस तरह से शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, बेसिकली आसिम रजीम, जनरल आसिम की टीम ने इसको हैंडल किया सारी चीज़ को, इसमें इंक्रीजिंगली तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पोजीशन को उन्होंने कमज़ोर कर दिया है, जिसकी मैं आपको एग्जांपल्स अभी और भी देता हूँ। और अच्छा, अब इसमें जो सबने तो जवाब दिया ही इसका, लेकिन जो एक्चुअल जवाब दिया ना पॉइंट बाय पॉइंट, जो सबसे इंटेलिजेंट रिस्पॉन्ड किया है मोहसिन नकवी साहब को, वो रिस्पॉन्ड किया है इमरान खान की बहनों ने, लेड बाय अलीमा खान, उनके साथ उज़मा, उनके साथ मरीम। और उसमें और ये उन्होंने स्टेटमेंट इशू दी बनी गाला में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बनी गाला से, बाज़ लोगों ने उसमें से ये नतीजा निकाला कि इतनी बड़ी तादाद में जब उन्होंने देखा कि बनी गाला की एंट्रेंस के ऊपर मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी थीं, वहाँ पे उनको पुलिस नज़र आई, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद इमरान खान को उनकी बनी गाला की रेजिडेंस के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। और इस हवाले से बहुत से मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस देखे। लेकिन दर हकीकत वहाँ पे ये है कि जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को और उनकी बहनों को मंगल को भी इमरान खान के साथ मिलने की नहीं दिया गया, चक्री के इंटरचेंज में उन्हें रोक दिया गया, 4 घंटे तक उनको सड़क पर रोका रखा, तो वापस आके उन्होंने बनी गाला के करीब, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मैं भी जिक्र करने वाला हूँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तकरीबन 33-34 मिनट की, मैंने कई दफ़ा इसको सुना है, लेकिन उसकी जो सेंट्रल जिस्ट और सब्सटेंस है ना मोहतरमा अलीमा खान साहबा का, वो ये है कि अगर ये मेडिकल रिपोर्ट ऐसे ही है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर ये हमें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान को उनके फिजिशियंस तक एक्सेस क्यों नहीं देते। मैं आप कहें एक सेकंड के लिए फैमिली को भी इसमें से निकाल दें, क्यों कहते हैं फैमिली पॉलिटिक्स करती है, फैमिली को नहीं मिलने देना, इमरान खान को हमने टॉर्चर करना है, पॉलिटिकली प्रेशर में लाना है, उनके सियासी लीडर्स को नहीं मिलने देंगे, फैमिली को नहीं मिलने देंगे। इमरान खान के फिजिशियंस को एक्सेस ना देना, डॉक्टर आसिम यूसुफ जैसे प्रोफेशनल आदमी को, डॉक्टर फैसल सुल्तान जैसे प्रोफेशनल आदमी को, जो बात ही बड़ी मैयट करते हैं, या शिफा इंटरनेशनल केयर जो बिल्कुल करीब है, इस्लामाबाद के अंदर है हॉस्पिटल, वहाँ तक इमरान खान को ना ले जाना, जहाँ हर किस्म के डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। आई डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजी है, कार्डिक डिपार्टमेंट है, रीनल डिपार्टमेंट है, फिजिशियंस हर किस्म के अवेलेबल हैं, सर्जन अवेलेबल हैं, हर किस्म का MRI, MCAT, MRA, हर किस्म का कैट स्कैन वहाँ पे हो सकता है। वहाँ तक इमरान खान को जब ये एक्सेस नहीं देते, दिस इज़ द पॉइंट जो कि अलीमा खान ने एजिटेट किया। अब अलीमा ने उसमें ये भी बताया, जिसको बाद में कंफर्म किया उज़मा ने, कि जब उज़मा से इमरान की आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई उज़मा खान से, तो इमरान ने उनको बरमला ये कहा कि बाहर जाके मेरी बहनों को और पब्लिक को ये बताओ कि ये मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं, ये मुझे मार देना चाहते हैं, ये मर्डर करना चाह रहे हैं मुझे। लेकिन उस वक्त भी उज़मा ने कहा कि मैं इस किस्म की बात बाहर जाके नहीं करूँगी। लेकिन अब उज़मा ने ये बात डिस्क्लोज़ की, उनसे पहले अलीमा ने, उसके बाद उज़मा ने डिस्क्लोज़ की। और उस्मा ने कहा, उस्मा ने जो खुद भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने लाई गई है, ये मेडिकल रिपोर्ट तो बहुत अजीबो-गरीब रिपोर्ट है, बिकॉज़ इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम्पटम्स को डिस्क्राइब किया गया है। ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस, सिम्पटम्स डिस्क्राइब किए, आँख की ये सूरत हाल है, ये देखा, उसमें रेड वेसल्स हैं। इसमें कॉज़ क्या है? इसमें डायग्नोसिस ही नहीं है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है। डायग्नोसिस कि क्या वो अंडरलाइंग कॉज़ है। अब जब ये अंडरलाइंग कॉज़ का लफ़्ज़ है, तो आप देखें कि दिस इज़ प्रिसाइज़ली व्हाट जो डॉक्टर आसिम यूसुफ मसलसल कह रहे हैं, जो फैसल सुल्तान मसलसल कह रहे हैं, और जो मैं, जो कि ज़ाहिर है उसके लेवल पे नहीं हूँ एज़ अ फिज़िशियन, लेकिन मैं मसलसल आपको अपने हर व्लॉग में कह रहा हूँ कि आँख एक सिम्पटम है उस चीज़ का कि अंडरलाइंग कंडीशन क्या है, कहाँ से आए हैं ये क्लॉट, कैसे पैदा हुए हैं ये क्लॉट, और ये चीज़ मैं मसलसल कह रहा हूँ, और यही चीज़ जो है उन्होंने यहाँ पर जो है एम्फसाइज़ की है। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ आप ये देखें, अब हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं। सॉरी फॉर दिस, इसमें 2 चीज़ों को हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। मैं अपना ही पॉइंट नहीं पढ़ पा रहा था कि उज़मा ने ये भी कहा कि नवंबर 2024 के बाद से, और ये एक फैक्ट है,
इमरान खान को उनके ज़ाती नॉलेज फिजिशियंस तक एक्सेस नहीं दी गई। फिर उस्मान ने कहा कि धीरे-धीरे गुज़िश्ता चंद महीनों में फैमिली के साथ भी उनकी मुलाकातें जो हैं वो बंद कर दी गईं। जिससे ये पता चलता है कि एक प्लॉट पे या एक प्लान के ऊपर काम हो रहा था ताकि इमरान खान की जो शिकायत है या उनकी हेल्थ की कंडीशन है, वो बाहर ना आ सके, और ये वो चीज़ें जो मैंने बारहा जिसका ज़िक्र किया। अब लेटेस्ट मुलाकात भी लगता है कि 24-36 घंटों में मोहतरमा बुशरा खान साहिबा जो हैं, उनकी मुलाकात जो है, बुशरा बीबी की मुलाकात अपनी बेटी के साथ और अपनी डॉटर इन लॉ के साथ हुई है। उसमें एक बार फिर इमरान का मैसेज उन्होंने यही दिया कि वो अपनी आँख के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान। जब इमरान के इस किस्म के मैसेजेस आते हैं, तो ये फिर वो मुलाकातें ही बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब ये बुशरा बीबी की जो मुलाकात अपनी बेटी या डॉटर इन लॉ के साथ है, वो भी होने नहीं लगी। अब ये जो कुछ मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है, इसका हमें कंक्लूजन पॉइंट्स, इसके 3-4 बुलेट पॉइंट्स बनते हैं, वो क्या हैं? इसका पहला बुलेट पॉइंट ये बनता है कि जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है, उसको ये बहुत खौफ है कि इमरान खान की एक्सेस एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल जैसे अशिफा इंटरनेशनल है, वहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ होगी तो उनका एक कंप्लीट बॉडीली एग्जामिनेशन होगा, सारे सिस्टम्स का, हार्ट का, ब्रेन का, ब्लड वेसल्स का, एमआरआई फैसिलिटी होगी, एमआरए होगी, एमकैट होगा, कैट स्कैनिंग होगी, और उससे कहीं कोई ऐसी चीज़ ना निकल आए जिससे कि इन्हें रजीम को नुकसान हो। और ये चाहते हैं कि हो सकता है कि आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ऐसा एग्जामिनेशन अलाउ कर दें, लेकिन इस स्टेज पे उन्हें लगता है कि अभी अगर ऐसा एग्जामिनेशन होगा तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी इमरान खान की बॉडी के अंदर से जिससे इनको सियासी तौर पे नुकसान हो। अब ज़हन में रखिए कि नवंबर 2022 में इमरान खान पे जब कातलाना हमला हुआ और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई और चंद दिन तक वो अस्पताल में थे, तो चूँकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे और हॉस्पिटल भी बड़ा वेल इक्विप्ड था, तो ये ऐन मुमकिन है कि उनकी बॉडी के कम से कम उनके बहुत डिटेल ब्लड एग्जामिनेशन एग्जिस्ट करते होंगे, ब्लड प्रोफाइल एग्जिस्ट करती होगी, ब्लड केमिस्ट्री की प्रोफाइल एग्जिस्ट करती होगी, उनकी बोन की कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी, और वहीं उनकी लिवर कंडीशन, उनकी स्प्लीन कंडीशन, उनकी किडनी कंडीशन और उनके ब्लड वेस्कुलेचर्स के, आई एम श्योर कि उन वक्त उनके एमआरआई, एमआरए, एमकैट वगैरह जो हैं, ये सब चीज़ें हुई होंगी, तो वो रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करते होंगे। और ज़ाहिर है कि आईएसआई वाले इतने समझदार हैं कि वो जानते हैं कि अगर इस स्टेज पे दोबारा ये चीज़ें रिपीट होंगी तो पिछला और अभी की सूरत हाल जो है उसका एक कंपैरिजन हो जाएगा, और ये उस चीज़ को रोकना चाहते हैं। और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? इनका तमाम तर फोकस इमरान खान की आंख के ऊपर है। ये जो मेडिकल रिपोर्ट 2 पेज की इशू हुई है, जिसको बहुत से लोग समझते हैं कि अंडर प्रेशर या अंडर ड्यूरेस इशू करवाई गई डॉक्टरों से, इसमें तमाम तर फोकस इमरान खान की आंखों के सिम्टम के ऊपर है। इसमें अंडरलाइंग कॉज का कोई जिक्र नहीं है जिसमें हम सब दुनिया जो है वो इंटरेस्टेड है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का उस वक्त कहा था, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने देखा है कि अक्सर सोशल मीडिया ने इस पॉइंट को नज़रअंदाज कर दिया है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि मोहसिन नकवी, डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी, अता तारड़ वगैरह जो हैं, उनको इस साजिश की अंदर की डिटेल्स नहीं पता होंगी। इसीलिए मोहसिन नकवी ने उस वक्त ये कॉमेंट कर लिया था कि हाँ ठीक है, उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम उनको मुंतकिल कर देंगे, और इस चीज़ का मोहतरमा अलीमा खान ने बताया है कि हमें मोहसिन नकवी ने उस वक्त प्रॉमिस किया था। मोहसिन नकवी ने जब ये प्रॉमिस किया होगा तो मोहसिन नकवी को ये नहीं पता होगा कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देने की क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। ये जो पोजीशन अभी आप देख रहे हैं, जिसके लिए इन डॉक्टर्स को, जो बेचारे बहुत बदनसीब डॉक्टर्स हैं, एक शिफा आई ट्रस्ट के हैं और दूसरे जो हैं यहाँ के, अल्लाह करे कि उनके बच्चों में इतना एक शऊर हो कि वो उनको पूछ सकें कि अब्बा कि किस घटिया काम के लिए आप दोनों इस्तेमाल हो गए, आपकी तो हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे अब्बा जी, ये आप किस काम में जो है वो इस्तेमाल हो गए। यहाँ अमेरिका के अंदर ना जो स्कूलों के बच्चे हैं, उनको रेस के बारे में बड़ा कॉन्शियस किया जाता है। कभी मैं और मेरी बीवी कोई और जो है ना गलती से भी कोई ब्लैक अफ्रीकन्स के बारे में कोई हल्की सी नेगेटिव बात भी कर दें तो हमारे बच्चे हमें खाने को पड़ जाते हैं, बिकॉज स्कूल ने उनको ये शऊर दिया है कि आपने रेस के बारे में कोई कमेंट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं करता। हम लोगों को आदत होती है पाकिस्तानी को, यार ये काले ऐसे हैं, फलां ऐसे हैं, तो बच्चे फौरी तौर पे, मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि बच्चे फौरी तौर पे रोकते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स थे जिनको इस्तेमाल किया गया टूल्स के तौर पे, कॉन्डम्स के तौर पे, ये जो शिफा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, पेम्स के हैं, इनको इनके बच्चों को शर्म दिलानी चाहिए कि अब्बा आप किस घटिया काम के लिए टूल्स के तौर पर जो है आप इस्तेमाल हो गए हैं। और तो बेसिकली क्या है कि इनको इस्तेमाल किया गया है उस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए भी जो इन डॉक्टरों को इस्तेमाल करके, जो कि पहले ये कमिट कर चुके हुए थे कि हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। अब आए एक और जो डेवलपमेंट हुई है मंगल के दिन में, जो हाँ आपको जनरल आसिम मुनीर की दूसरी चीज़ पता चलती है कि पेशावर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान से एक ऑर्डर इशू करवाया गया है। जस्टिस एजाज अनवर साहब से और फरहा जमशेद साहिबा ही होंगी मेरा ख्याल है, और इन्होंने बेसिस ये बनाई है कि ये जो सवाबी इंटरचेंज, बहुत से रास्ते बंद हैं, इसकी वजह से मरीजों को बहुत नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और वकील भी जो है वो अदालतों में नहीं पहुँच पा रहे, इसको फौरी तौर पर जो है वो इसको ख़त्म करवाया जाए। मरीजों की डेथ एक की तो मेरा ख्याल है रिपोर्टेड है कि डेथ हुई, शायद दूसरी की भी हुई, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि डेथ्स हुई हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये जो क्राउड्स और लड़के नौजवान जिन्होंने ये सड़कें रोकी हुई थी, उन्होंने जो है लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया। उनको चाहिए था कि फैसिलिटेट कर देते। ये खासा बड़ा उन्होंने बड़ी इंसेंसिटिविटी और बेहसी का मुजाहरा किया, ये इनकॉम्पिटेंस का मुजाहरा किया। लेकिन अगर किसी की डेथ हॉस्पिटल में 4 घंटे ना पहुंचने से हो सकती हो, तो इसका मतलब है कि इसके खासे चांसेस हैं कि वो उन्होंने हॉस्पिटल पहुंच के भी सर्वाइव नहीं करना था। बिकॉज़ अगर उस पॉइंट से आगे उन्होंने इस्लामाबाद में 2 घंटे पहुंचना था, ये कहीं और पहुंचना था 2-3 घंटे, तो 4 घंटे में कह रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसको शायद बहुत से लोग अंडरस्टैंड ना कर सकें इस चीज़ को कि चलें मूविंग फॉरवर्ड।
वहाँ पर जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे अदालत में, जिनका नाम ज़ुल्फ़िकार हमीद बताया जाता है, उन्होंने ख़ासी बहस की जज साहब के साथ, एजाज़ अनवर साहब से, कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशन का भी इशू है। फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक हमसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की। जनरली तौर पे ये मोटरवे है, M1 को हमसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने कहा कि हमें वक्त दे दें, बिकॉज 16 धरने थे जिसमें से 10 पहले, अब 10 रह गए हैं, 6 क्लियर हो गए, हम आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि हमें ताकत का इस्तेमाल खैर KP की पुलिस को ना करना पड़े। लेकिन जो एजाज अनवर साहब है, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। उन्होंने बड़ी सख्ती से IGP साहब को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर ये करके मुझे रिपोर्ट जो है वो दी जाए। 1945 के बाद से जो दुनिया हमारे से वजूद में आई है, उसमें इल्ज़ाम ये था कि रूस जो था, सोवियत यूनियन, उसमें तमाम मामलात को KGB जो है वो चलाती थी। और ईस्ट जर्मनी पे ये इल्ज़ाम था कि उसको इंटेलिजेंस एजेंसी स्टासी चलाती थी, और फिर ईरान में इल्ज़ाम था कि साबक चलाती थी। लेकिन पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, इसको एक पूरा मुल्क जो है 250 मिलियन का, इसको ISI चलाती है। और यहाँ पर जस्टिस एजाज अनवर साहब बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ISI के टूल के तौर पर नजर आए हैं, जिन्होंने IGP की कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। आपने ये देखा है कि अगर किसी जज साहब के सामने, अगर फॉर इंस्टेंस देखें कि जज एजाज अनवर साहब के सामने एक पिटीशन ये आ जाए कि इमरान खान जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, करोड़ों लोग जो हैं वो उनकी सेहत के बारे में कंसर्न है, और हुक्म दे अदालत कि उन्हें फौरी तौर पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, बिकॉज एक अमन व आना यानी लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन पैदा हो सकती है, बिकॉज लोग इतने डिस्टर्ब हैं। तो ये जज साहब क्या करेंगे? ये कहेंगे नहीं, ये हमारा काम नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है। कोई भी अदालत इस किस्म का ऑर्डर जो है वो उस स्टेज के ऊपर इशू नहीं करेगी। यहाँ पर ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन को खोलना जो है वो इसकी जिम्मेदारी है, और रियासत को खोलनी चाहिए कम्युनिकेशन। मुझे वैसे याद नहीं पड़ता कि जो 1960s और 70s में जब पाकिस्तान में सड़कें बंद होती थी, तो क्या उस वक्त भी 1977 में हुकूमत किसी अदालत के सामने गई है ये अहकाम ऑर्डर्स हासिल करने के लिए कि जनाब हमें सड़कें जो हैं खोलनी? ये मेरा ख्याल है ये सारा प्रोसेस जो है ये 2014-15 के बाद जो है ये हुकूमतों ने शुरू किया, उससे पहले ये प्रोसेस नहीं था। अभी जो सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने डिस्क्राइब की है, ये सुहेल आफरीदी साहब के लिए, जो इस वक्त बड़े बेदस्तूपा नजर आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TTPA के लिए ना, इसमें बहुत से चैलेंज हैं। पहले तो जो स्टेटमेंट्स इशू की सलमान अकरम डारा साहब ने और बैरिस्टर गौर ने, वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। उस पर जितनी शर्म आए उनको वो कम है। और दोनों ने इस चीज़ का सबूत दिया कि उनको या तो उनके ऊपर ISI का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या उनको बहुत आसानी से बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यानी खेल गए ना उनके हाथ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राइसिस है वो आके देखें, ये बड़ा सीरियस क्राइसिस है। अब तक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान को स्टेप बाय स्टेप मारने की कोशिश की जा रही है अडयाला जेल के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कहा करती थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अब यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर की टीम ने ये बात साबित कर दी है कि इमरान खान, ये जो कुछ हुआ है इसके अलावा क्या होना था। अगर इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई कंसर्टेड, कॉम्प्रिहेंसिव, मुफस्सल स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर किस स्टेज पे उनके पास कोई स्ट्रेटजी होगी इमरान खान की जान को बचाने के लिए? एक लोग अक्सर ताना देते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो सिर्फ जनाजे उठाने के लिए बनी हुई है। पहले इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जनाजा उठाया, फिर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जनाजा उठाया, फिर उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का बहुत बड़ा जनाजा उठाया। तो ये, और अब ये ज़हनी तौर पे इस स्टेज पे इमरान खान का भी जनाजा उठाने के लिए तैयार हो गए। मेरा एनालिसिस ये है कि अगर इस स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पास एक सियासी हिकमत अमली ऐसी इस्टेब्लिश नहीं कर सकती बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, सुहेल आफरीदी साहब, महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते जिसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाए इमरान खान को एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल ले जाकर उनके तमाम मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। फिर इसके बाद कभी भी किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहीं पर भी कदम जो हैं वो नहीं जम सकेंगे, और ना ही इमरान खान के बारे में कोई भी रेड लाइन मैटर करेगी, ना ही इमरान खान की ज़िंदगी का किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिल सकेगा। बिकॉज इस यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर की टीम ने गुज़िश्ता चंद दिन के इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बात सीख ली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास किसी भी किस्म की कोई हिकमत अमली कैपेसिटी अब नहीं रही है कि वो कोई रेजिस्टेंस माउंट कर सके और उनसे कोई भी चीज़ जो है वो हासिल कर सके। बिकॉज इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता चंद दिनों में, कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ से हमें पाकिस्तानी तारीख की जो जबर है वो भी हमें पता चलता है। मुझे एहसास है कि आप में से बहुत से लोग आज तक अंदर से कम कन्विंस हैं, और मैं हमेशा बार बार आपको तंग करता हूँ कि आप समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो 1971 में पाकिस्तान के दो लख्त होने के लिए जिम्मेदार थे, और भुट्टो को अब फांसी दिए हुए तकरीबन 50 बरस जो हैं हो चुके हैं। उसके दरमियान में एक जुमला आप सबके जहनों में है, वो ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा लगाया था, उधर तुम इधर हम। असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बहुत कम लोगों को इसका एहसास है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कभी भी इस तरह से नहीं कहा था। ये अब्बास अतर साहब, जिन्हें रिस्पेक्ट से लोग शाहजी कहते थे, जो बाद में जब उनकी डेथ
ڈیتھ ہوئی 2013 میں، تو وہ ایکسپریس ٹریبیون جو اخبار ہے اردو وغیرہ کا، اس کے گروپ ایڈیٹر تھے، بڑے ریسپیکٹڈ مشہور پاکستانی صحافی تھے۔ 1970 میں وہ کوئی چھوٹا سا اردو کا اخبار چلاتے تھے آزاد کے نام سے۔ یہ آزاد میں انہوں نے ہیڈ لائن لگائی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی ایک تقریر سننے کے بعد جو لاہور میں انہوں نے کی تھی، اس کو انہوں نے سم اپ کیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نہیں تھا، در حقیقت یہ وہ مینٹیلٹی تھی ون یونٹ کی، جسے 1954-55 میں جب اس کو بنایا گیا اور ایک ویسٹ پاکستان تھا ایک ایسٹ پاکستان تھا، ذوالفقار علی بھٹو بیسکلی طور پہ یہ کہتے تھے کہ ادھر ہماری اس یونٹ کے اندر ویسٹ پاکستان میں ہماری اکثریت ہے، ایسٹ پاکستان میں تمہاری اکثریت ہے، ہمیں آپس میں نیگوسیشن کرنی ہے کہ حکومت کس طرح سے بنے گی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ایڈلٹ فرنچائز کی بیسس پہ، جس کا فیصلہ ہی 1970 میں ہوا کہ الیکشن ایڈلٹ فرنچائز کی بیسس پہ ہوں گے، اور میں کبھی اس کے اوپر بہت ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا کہ یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ دوز ہو ڈو ناٹ لرن فرام دا ہسٹری آر۔ اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ جون 2025 میں جب ایران اور اسرائیل پھنس گئے، اور اسرائیل کی صورتحال یہ تھی 12 دن کی جنگ کے بعد کہ ہم تو کمبل کو چھوڑتے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا، تو امریکہ کے صدر نے ایران کے اوپر حملہ کر کے اس کی جو جوہری فیسلٹیز تھیں ان کو ڈسٹروائے کر دیا، اور یوں انہیں یہ کہنے کا موقع ملا کہ میں نے جو کچھ اچیو کرنا چاہیے تھا اسرائیل کو یا ایران کے خلاف جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے اچیو کر لیا ہے۔ اور اس ہائی پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اسرائیل کو ایران کی گرفت سے انہوں نے نکالا۔ اس سٹیج پہ بھی ونس اگین وہ ایک ہائی پوائنٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں نکلنے کے لیے، جس میں اگر ابراہمک ایکارڈ میں یہ تمام ممالک شامل ہو جائیں تو وہ ہائی پوائنٹ ہوگا جس سے امریکہ کے صدر کو ایک پولیٹیکل وکٹری جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ تاہم اس کے راستے میں جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کی، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو کور اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ابراہمک ایکارڈ پہ اس سٹیج کے اوپر اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی جب تک کہ ان کو ان ریٹرن ایک وائبل پیلسٹائن اسٹیٹ کا کوئی فریم ورک ملے، بیکاز ادروائز وہ بہت کمزور لگیں گے۔ ہمدردی اس میں کوئی سمپتھی پیلسٹینینز کی نہیں ہے، یہ پیور پاور ڈائنامکس ہے۔ آپ کوئٹ پرو کو پالیٹکس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو محمد بن سلمان ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں خالد بن سلمان، انہوں نے اب اپنے والد صاحب جو شاہ سلمان ہیں، کنگ سلمان کے پیچھے انہوں نے پوزیشن لے لی ہے کہ بادشاہ جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے آگے پیچھے جو پاور سٹرکچر ہے وہ بھی نہیں مانتا، اور اس میں ایک ڈیڈ لاک ہے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی اتنا زیادہ دباؤ ہے نہیں، بیکاز پاکستان نے سعودی عرب کے پیچھے اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب ابراہمک ایکارڈ جوائن کرے گا تو ہم بھی اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں، ادروائز ہماری تو اس قسم کی پوزیشن ہے۔ اور پاکستان کے فارن منسٹر اسٹروک ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جب یہاں واشنگٹن میں آ کے سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو سے انہوں نے ملاقات کی تو ان کو انہوں نے اسی چیز کے بارے میں بریف کیا along with the other things، اور پھر بہت ہی کانفیڈنٹلی انہوں نے پاکستانی صحافیوں کے ساتھ جب ایک پریس ٹاک کی واشنگٹن میں پاکستان کے ایمبیسی میں، تو وہاں انہوں نے پاکستانی صحافیوں کو برملا یہ کہا کہ ہم کسی بھی دباؤ میں ابراہمک ایکارڈ کا حصہ نہیں بننے لگے۔ اس سے کم از کم ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوری طور پہ اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں ہونے لگی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن پہ آپ کی نظر رکھنی اور ان کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں سنگاپور میں شنگریلا ڈائیلاگ جو ہے ہوا، جہاں اور یہ شنگریلا ڈائیلاگ جو ہے یہ 2002 سے ہوتا ہے۔ برطانیہ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بلکہ سمجھیں دنیا کا ایک بہت امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، اس کو عرف عام میں اس کا مخفف ہے IISS۔ 2002 سے یہ ڈائیلاگ کرواتا ہے سنگاپور میں۔ یہ ایک طرح سے چائنا کے خلاف ایک ریجنل ملٹری الائنسز کو انکریج کیا جاتا ہے، ایک اینٹی چائنا قسم کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں چائنیز بھی آتے ہیں۔ یہاں پہ بات تو کی جاتی ہے ریجنل سیکیورٹی کی، لیکن اکثر یہ چین کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور اس میں ہر دفعہ ہی امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور ویسے اس ڈائیلاگ کے اندر ڈیفنس منسٹرز آتے ہیں، ملٹری چیفز آتے ہیں، ٹاپ کی جو ڈیفنس آفیشلز ہوتے ہیں ریجن کے ہوتے ہیں۔ یہاں انڈیا کی بھی پریزنس ہوتی ہے، پاکستان کی بھی پریزنس ہوتی ہے، ایسٹ ایشین کنٹریز کی پریزنس ہوتی ہے، مڈل ایسٹ کی بھی کئی دفعہ پریزنس ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک الگ ڈائیلاگ کیا جاتا ہے، مناما ڈائیلاگ، جو کہ بحرین میں ہوتا ہے۔ اب اس ڈائیلاگ میں امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں پیٹ ہیگسیٹ، جو اپنے آپ کو سیکرٹری وار کہتے ہیں، ان کی بھی وہاں پہ پریزنس تھی، اور وہاں پہ انہوں نے ان سے ایک کویشچن آنسر میں پوچھا گیا، اور چین نے اس کا تقریباً بائیک آؤٹ کیا۔ چین کے ڈیفنس منسٹر وہاں پہ موجود نہیں تھے، انہوں نے ایک لو لیول کا ڈیلیگیشن وہاں پہ بھیجا، جس کی وجہ سے زیادہ ہی جو شرکا تھے ان کو بہت زیادہ موقع ملا چین کے خلاف آگ اگلنے کا وہاں پہ۔ تو بہرحال انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسلز کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی، میرے خیال ہے کسی پاکستانی نے یہ سوال پوچھا